ऑलरेडी वोल्टेज पढ़ चुके हैं, चार्ज पढ़ चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने करंट के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में, जो कि करता क्या है, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट इन दोनों को आपस में रिलेट करता है कि कैसे ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं या किस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू ये दोनों एक दूसरे के साथ में अटैच होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हम समझेंगे कि ओम्स लॉ होता क्या है। नाम है ओम्स लॉ, OHMS। ठीक है, ओम्स लॉ यानी ओम का लॉ। जॉर्ज साइमन ओम साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये लॉ दिया। और ये लॉ कहता क्या है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, अगर हम टेम्परेचर की बात ना करें या बाकी सारी कंडीशंस को अगर हम कांस्टेंट कर दें, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये लॉ कहता है कि अगर एक वायर है, हम एक वायर कंसिडर कर लेते हैं इस तरीके से, ये एक हमारे पास वायर है जो कि जनरली कैसे होते हैं वायर्स, सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं। तो यहां भी हमने क्या किया, सिलिंड्रिकल शेप का वायर लिया। तो अगर एक हमारे पास वायर है और इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया हम मान लेते हैं कितना है, A है, और इस वायर के अक्रॉस हम क्या करें, बैटरी लगा दें। अब आपको पता है कि हम बैटरी अगर लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा ना। बैटरी अगर लगाएंगे तो वोल्टेज मिलेगा। और किसी भी सर्किटरी में, किसी भी सर्किट में जब आप बैटरी को लगाते हो तो क्या होता है, उसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। तो यहाँ भी वही चीज होगी ना, यहाँ भी कोई नई चीज तो होगी नहीं। वोल्टेज अगर हमने यहाँ पे दिया है, वोल्टेज सप्लाई दी है, तो यहाँ पर भी करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। ठीक है, करंट का फ्लो शुरू हो जाता है यहाँ पे, और ये आपका I फ्लो करना शुरू कर देगा। तो ओम्स लॉ यही कहता है कि अगर किसी वायर में ये सिचुएशन है कि हमने बैटरी लगा रखी है, वोल्टेज उसमें सप्लाई किया और करंट फ्लो करने लगता है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर या कंडीशंस को कांस्टेंट करने पे जो भी वोल्टेज, यानी कि टेक्निकली हम इसको क्या बोल रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हम इस वायर के अक्रॉस लगाते हैं वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। यानी कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस था, कितना था, V था, ये पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो करंट फ्लो हो रहा है I के। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ आपका है कि जैसे जैसे वोल्टेज आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। तो अगर इसको थोड़ा सा और अगर हम समझना चाहें तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये कॉज है और वो इफेक्ट है ना, ये कॉज है वो इफेक्ट है, इसकी वजह से ये आया, और ये जितनी कॉज जितना बढ़ता जाएगा इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो लॉ है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I की जो कंडीशन है, ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स पे लागू नहीं होती, सभी डिवाइसेस पे लागू नहीं होती। तो जो भी डिवाइसेस इसको फॉलो करते हैं, जो भी डिवाइसेस इस लॉ को फॉलो करते हैं, उनको हम कहते हैं ओहमिक डिवाइसेस। क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओहमिक डिवाइसेस, क्योंकि वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। अब जो नहीं फॉलो करने वाले हैं, सीधी सी बात है, वो क्या कहलाएंगे, वो नॉन ओहमिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ओहमिक डिवाइसेस, नॉन ओहमिक डिवाइसेस। नॉन ओहमिक डिवाइसेस के जैसे एक एग्जांपल होता है डायोड। ठीक है, डायोड एक एग्जांपल है जो कि नॉन ओहमिक डिवाइस का एक अच्छा एग्जांपल है। उसका ग्राफ क्योंकि शो करता है कि वो नॉन लीनियर, वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो वो एक एग्जांपल है। बाकी जो इसको फॉलो कर रहे हैं इस लॉ को, वो क्या होंगे, वो सब ओहमिक डिवाइसेस होंगे। अब देखिए, प्रोपोर्शनैलिटी है यहाँ पे, और प्रोपोर्शनैलिटी जैसे ही हटेगी क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी हटती है, इक्वलिटी यानी इक्वल का साइन आता है, साथ में कांस्टेंट आएगा, साथ में कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट क्या होता है, वो कांस्टेंट आपका होता है R, और फॉर्मूला आपका बनता है V इक्वल्स टू RI। ये आपका होता है ओम्स लॉ, ओम का नियम। ठीक है, अब V इक्वल्स टू RI, आपको V तो पता है भाई, वोल्टेज था, I करंट है, R क्या है, R जो टर्म है इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, R आपका क्या होता है, R आपका होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए एक बहुत ही पॉपुलर सा मीम है जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसको देखिए, कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक ये आप मीम देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, और इस मीम में आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे ये फंदा कसने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस जो है जैसे जैसे फंदा कसने की कोशिश कर रहा है, करंट को फ्लो होने में दिक्कत हो रही है ना, और वोल्टेज उसको पुश कर रहा है, वोल्टेज तो चाह रहा है कि वो आगे निकल जाए, लेकिन करंट जो है नहीं निकल पा रहा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, उस पर फंदा कसता जा रहा है। और अच्छा, रेजिस्टेंस अगर अपना फंदा लूज कर देगा,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, करंट आसानी से निकल जाएगा, वोल्टेज को भी कम मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे कि आपने अभी मीन पे देखा, रेजिस्टेंस वही काम करता है। रेजिस्टेंस करंट इजीली यहां से फ्लो कर सकता है, लेकिन करंट के इजी फ्लो को मुश्किल करने का काम कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है। तो नाम ही उसका क्या है, नाम ही इसका है रेजिस्टेंस। वन हु रेजिस्ट, जो रेजिस्ट करे, जो रोके। आप ऐसे समझिए कि अगर कोई बच्चा है जो यहां से इजीली दौड़ सकता है और मैं उसको रोकने का काम करूं, तो अब उसकी जो भी वेलोसिटी से वो दौड़ रहा होगा वो वेलोसिटी कम होगी ना। मैं उसको पकड़ूंगा, मैं उसको रेजिस्ट करूंगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि मैं उसको क्या कर रहा हूं, रोकने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं किसके तरीके काम कर रहा हूं, रेजिस्टेंस के तरीके काम कर रहा हूं, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू रेजिस्ट द मोशन ऑफ दैट चाइल्ड। वैसे ही यहां पर करंट का जो मोशन है, करंट क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था ना लास्ट टाइम पे, इट इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको जो रोकने का, जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको रोकने का जो काम करता है वो कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है। तो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द अपोजिंग फोर्स विच अपोजेस द स्मूथ फ्लो ऑफ करंट। करंट के स्मूथ फ्लो को जो अपोज करता है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और यहां आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले से रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से R आपका हो जाता है V अपॉन I। ठीक है, यहां से R का फॉर्मूला क्या आ जाता है, R आपका हो जाता है V अपॉन I, क्योंकि ये लॉ जॉर्ज साइमन ओम ने दिया हुआ था। इसलिए रेजिस्टेंस जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी भी, इसकी यूनिट क्या हो जाती है, इसकी यूनिट होती है ओम, सिंबल होता है इसका ओमेगा, इसकी यूनिट होती है ओम, और ये इसका सिंबल है ओमेगा। तो जैसे हम नहीं वेट के मास के बारे में बात करते हैं, 10 kg, 15 kg, 17 kg, ऐसे रेजिस्टेंस में हम जब बात करेंगे तो इट विल बी 4 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम। तो एक मैग्नीट्यूड होगा, आगे यूनिट के नाम पे हम क्या करेंगे, यूनिट के नाम पे हमारे पास रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, अच्छा, जब ये लीनियर रिलेशन है तो अगर देखिए इसको मैं 2 गुना कर देता हूँ, करंट भी 2 गुना हो जाएगा, इसको 3 गुना कर दूं तो करंट भी 3 गुना हो जाएगा, ये 4 गुना तो ये भी 4 गुना ना, क्योंकि डायरेक्टली का रिलेशन है, इनवर्स का तो है नहीं, डायरेक्ट का रिलेशन है। ठीक है, अब इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ इसका कैसे बनता है, देखिए ध्यान से। ये मान लीजिए मैंने करंट ले लिया एक्स एक्सिस पर, और ये मैंने वाई एक्सिस पर वोल्टेज को ले लिया। ठीक है, और ये मेरा ओरिजिन है। तो अब अगर इसकी आप वैल्यू को देखें, अगर वोल्टेज 1 है, ठीक है, तो करंट भी 1 होगा। वोल्टेज 2 टाइम्स कर दिया तो करंट भी 2 टाइम्स हो गया, वोल्टेज 3 टाइम्स, करंट भी 3 टाइम्स। तो अगर इन पॉइंट्स को हम ट्रेस करते हैं, ठीक है, और ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं, तो ये क्या मिलेगा, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये आपका किसका ग्राफ होता है, ये आपका ओम्स लॉ का ग्राफ होता है। और अभी मैंने बताया था ना, नॉन ओमिक डिवाइसेस, डायोड। ठीक है, तो डायोड का जो ग्राफ होता है वो ऐसे नहीं बनता, वो थोड़ा सा कर्व बनता है। कर्व बनने की वजह से हम कहते हैं कि वो क्या है, वो एक नॉन ओमिक डिवाइस है, जिसमें कि ऑल ऑफ द सडन इंक्रीज होती है करंट की, ग्रेजुअल, जैसे यहाँ पे हो रही है ना ग्रेजुअल, वैसे नहीं होती है, सडन इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो गया। अब यहाँ पर एक टर्म आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 9th में भी आपसे डिस्कस किया हुआ है कि एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं स्लोप। तो याद करिए, मैंने 9th में भी आपको बताया हुआ था, 9th के वीडियोस में भी आपको मिल जाएगा कि स्लोप क्या होता है, एनीथिंग ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एनीथिंग ऑन एक्स एक्सिस ना। tan थीटा के टर्म में नहीं समझ रहे क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो मत समझिए, ऐसे ही जान लीजिए इसको। वैसे चाहे तो आप इसको थीटा के टर्म में भी समझ सकते हैं, क्योंकि अब तो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है। तो ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो अगर आप यहाँ से tan थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में क्या है, परपेंडिकुलर में वोल्टेज है, बेस में क्या है, बेस में करंट है। तो एनीथिंग अपॉन वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप की वैल्यू अगर आप देखें तो वाई एक्सिस पे क्या है, हमारा वोल्टेज है, तो हमने यहाँ पे वोल्टेज रख दिया। एक्स एक्सिस पे क्या है, हमारा करंट है, हमने करंट रख दिया। और अभी आपको मैंने बताया v अपॉन आई कितना होता है, r होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, r। तो अगर कोई पूछता है कि स्लोप ऑफ वी आई कैरेक्टरिस्टिक फॉर द ओम्स लॉ क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, वो रेजिस्टेंस देता है। ये जो ग्राफ है इसको हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं। तो स्लोप ऑफ वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपको क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है, जो कि r होता है। ठीक है, ये काफी क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है ये कई चीजों पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, और मटेरियल कैसा है, कितना है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। और